हर इलेक्शन के बाद एक ही पार्टी को सत्ता में लाने से वैसी ही सिचुएशन क्रिएट होती है जैसे 1960s और 70s में हुई थी, जहां हमको देखने को मिला था कि इंदिरा गांधी एरोगेंट हो गई थी। और वैसे ही एरोगेंस अभी के लीडर में है, जिनको पता है कि डेवलपमेंट हो या ना हो, कुछ ऑब्वियस फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वोट तो उनको मिल ही जाएगा। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जिसकी वजह से उसमें एरोगेंस आता नहीं है और लोगों में वो पर्टिकुलर पार्टी जो रूल करती है वो ये फीलिंग जनरेट नहीं कर पाती कि अगर ये चला गया उसके बाद देश का क्या होगा, या देश खतरे में आ जाएगा। 2024 में पीएम मोदी अपने 10 साल पूरे करेंगे। 2014 में जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे ना होने के बावजूद 2019 में वो वापस आए। अब अगर वो प्रॉमिसेस 2024 तक भी पूरे नहीं होते हैं तो क्या 2024 में चांसेस हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनको वापस ला सकते हैं। कार्ल मार्क्स की एक बहुत फेमस कोट है, रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द मैसेज, मतलब कि जो लोगों में जो अफीम का काम करता है वो होता है धर्म। ये हम लोगों को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक तो हम और एक वो। और यही हमें पीएम मोदी के टर्म में देखने को मिला है, जहां पे हर सिचुएशन में, हर क्रिटिकल सिचुएशन में 2 कैटेगरीज में देश को बांट दिया गया है, या तो इधर रहो या उधर रहो। और किसी भी सिचुएशन को 2 कैटेगरीज में बांटने के लिए बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये रियलिटी से बहुत दूर होता है। कोई भी चीज एकदम सही या एकदम गलत नहीं होती है, वो ग्रे शेड में होती है। लेकिन इनके सपोर्टर्स को ये बात कौन बताए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि पीएम मोदी की वापसी 2024 में हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसके लिए हमें देखना होगा 2014 से 2021 के बीच में जो इन्होंने मोनोपोलिक स्ट्रेटेजीज को यूज किया था, जो इनकी पावर को या इनकी पॉपुलैरिटी को कोई भी कंपीट नहीं कर पाया इन मोनोपोलिक स्ट्रेटेजीज को। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2024 में ये चीजें हो सकती हैं जो पीएम मोदी की वापसी करा सकती हैं। 2014 में इनको लाया गया था, इनमें एक विजनरी लीडर को देखा गया था। इनको लाया गया था इसलिए क्योंकि लोगों ने देखा था कि ये आदमी इंडिया को चाइना, रशिया, अमेरिका के शोल्डर टू शोल्डर खड़ा कर सकता है। इंडिया इनके बराबरी में खड़ा हो जाएगा, इंडिया इतना पावरफुल हो जाएगा। वो बात अलग है कि आज की तारीख में इनके जो सपोर्टर्स हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर करके ही खुश हो रहे हैं। अब इन फैक्टर्स पे ध्यान देना, नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल। जो इनकी बात मान रहा है, एग्री कर रहा है, वो नेशनलिस्ट, और जो इनसे सवाल पूछ रहा है वो हो गया एंटी नेशनल। ये हो गई 2 अलग अलग कैटेगरीज। गांधी फैमिली वर्सेस मोदी। गांधी फैमिली का रिकॉर्ड बताया, उसको मैनिपुलेट करके इन्होंने बहुत इनको एक्चुअली इमेज खराब कर दी कि गांधी फैमिली ने ये बुरा काम किए हैं और इनसे लड़ने के लिए एक हीरो है। तो यहां पे भी हो गई 2 अलग अलग कैटेगरी, गांधी फैमिली वर्सेस मोदी। भारत माता की जय वर्सेस टुकड़े टुकड़े गैंग। भारत माता की जय बोलोगे तो देश के तुम देश प्रेमी हो, अगर नहीं बोलोगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का तुम हिस्सा हो। ये हो गई 2 कैटेगरी। बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस। बिहार पुलिस जो सुशांत को जस्टिस दिलाना चाहती है, मुंबई पुलिस शिवसेना की वो पुलिस जो कि इस केस में अड़चन डाल रही है। शिवसेना की इमेज को डाउन करने के लिए उस मुद्दे को उठाया गया था। ये हो गई 2 कैटेगरी, बिहार पुलिस वर्सेस शिवसेना की मुंबई पुलिस। कोरोना वर्सेस तबलीगी जमात। कोरोना देश में फैल रहा है, कोरोना से बचना है, लेकिन उसको बचने के लिए हमारे कुछ दुश्मन है, वो है तबलीगी जमात, जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं देश के अगेंस्ट में कि हम देश में कोरोना फैलाना चाह रहे हैं। तो यहां पे वो भी दुश्मन बन गए, कोरोना वर्सेस तबलीगी जमात। अब ये सिचुएशंस क्यों सामने रखी, हमने देखा कि इसमें कॉमन क्या था। इसमें कॉमन ये था कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन जब देश पे आ रही है तो ये एक एनिमी को क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हीरो दिखने लगे। बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी तो यही है, क्रिएटिंग द एनिमी टू शो योर लीडर ए हीरो। जिसकी वजह से क्या होता है, लोग ओल्ड प्रोमिसेस को भूल जाते हैं, करंट की सिचुएशन पे फोकस डालते हैं, और करंट की सिचुएशन में कुछ लोगों को दुश्मन देखने लगते हैं और अपने लीडर को वो हीरो देखने लगते हैं। तो ओल्ड प्रोमिसेस वो भूल चुके हैं, 2014 में किए गए पर्टिकुलर सिचुएशन में क्रिएट किया गया है कि एक एनिमी है जो देश के लिए खतरा है, उनसे लड़ने के लिए हमारा हीरो खड़ा हुआ है। अब वो प्रोमिसेस जो 2014 में किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए, 2024 तक भी अगर पूरे नहीं होते तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको अभी भी 2024 में जितवा सकते हैं। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बीजेपी एंड गोदी मीडिया इज पाकिस्तान। कैसे 2019 इलेक्शन से पहले पाकिस्तान ने हमला किया था हमारे देश पे, फिर हमारी मोदी जी की गोदी मीडिया कह रही थी मोदी जी की आर्मी ने हमारा बदला लिया। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं एक बार फिर ऐसा कुछ हो सकता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2024 से कुछ टाइम पहले ही कुछ पाकिस्तान कुछ फिर करे और हमारी मोदी जी की आर्मी, जो गोदी मीडिया ने जो लेबल दिया था मोदी जी की आर्मी, तो शायद मोदी जी की आर्मी फिर बदला ले और हमको सुबह होते होते तक पूरी लाशें हमारी गोदी मीडिया हमको गिनवा दे कि देखो टोटल इतनी लाशें हैं, पाकिस्तान को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन हमने गिन ली है
और हम गिन के तुम्हें फिर बता रहे हैं कि इतने लोगों को मार दिया गया। तो वैसे ही हवा जो 2019 के पहले क्रिएट की गई थी, शायद 2024 से पहले पाकिस्तान साला फिर ऐसे कुछ गलत काम करे और हमारे मोदी जी उससे बदला लें, और उसके बाद गोदी मीडिया हमको वापस से वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा कि भैया इतने लोगों को मार दिया गया है, और मोदी जी की लहर 2024 में भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई जाएगी जैसे कि 2019 से पहले हमको दिखाई गई थी। 2024 आने तक शायद राम मंदिर आम आदमियों के लिए खोल दिया जाए, और वो एक अलग ही खुशी की लहर उन लोगों में होगी जिन्होंने शुरू से ही इकोनॉमी के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए नहीं, मंदिर के लिए इनको वोट दिया था। तो एक तरीके से उनका पर्पस तो पूरा हो जाएगा, उन लोगों का जो लोग इकोनॉमी की नहीं मंदिर की फिक्र कर रहे थे, तो उन लोगों का, उनके लिए मोदी जी ने पूरा काम कर दिया होगा। अगर राम मंदिर आम आदमियों के लिए खुल गया तो फिर 2024 में मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि उस टाइम तक अफगानिस्तान स्टेबल हो चुका होगा, और इस बार सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं और सिर्फ अफगानिस्तान भी नहीं, प्रिडिक्शन इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन कि ट्रीटी ऑफ लोजान जो टर्की का ट्रीटी है, जो 100 साल उनके पूरे होने वाले हैं 2023 में, वो खत्म होने वाला है। तो सिर्फ इस बार अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं, इस बार टर्की अफगानिस्तान पाकिस्तान के नाम को लेके एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाएगी, एक ऐसा डर बिठाया जाएगा लोगों के दिमाग में जैसे सिर्फ अभी पाकिस्तान का बिठाया जाता था। अब टर्की और अफगानिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो चुके होंगे 2024 तक, और लोगों में एक डर बिठाया जाएगा कि बाहर से इतना खतरा है, उतना खतरा है, और उनसे लड़ने के लिए कौन सा वो लीडर है वो तो तुम्हें पता ही है। तो एक डर बिठाया जाएगा और नेशनलिस्ट की एक अलग ही उस टाइम हवा चलाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के नाम से इतनी बड़ी नेशनलिस्ट की हवा चल सकती है। तो टर्की और अफगानिस्तान जब मिल जाएंगे तो हमारी गोदी मीडिया और जो एक इनका आईटी सेल है वो किस तरीके की नेशनलिस्ट की लहर चलाएगा, वो शायद 2014 में भी नहीं चली थी, जो अब 2024 में चल सकती है। इकोनॉमी उस टाइम गिर भी रही होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर सामने आके कहेंगी यार देखो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, ये नेचर्स एक्ट है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और लोग इनकी बात को, यार बीजेपी की पॉलिटिशियन है, जो कह रही होंगी सही कह रही होंगी, इस बात को करके इग्नोर कर देंगे। जो सवाल पूछ रहे होंगे उन्हें अफगानिस्तान भेज रहे होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो साइंस का बलात्कार कर रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे होंगे हम अभी भी विश्व गुरु हैं। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। पर यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? Wait a minute. Who are you? मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी हिटलर ने कैसे एक मिथ को क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने घर के ही लोगों को, मतलब देश के ही जर्मन लोगों को, सोशलिस्ट, एक्टिविस्ट, ज्यूस को गद्दार बताया था, और बताया था कि वॉर जो है हम बैटलफील्ड में नहीं आ रहे, इन गद्दारों की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिटलर एक हीरो दिखने लगा था और हिटलर एक ओनली लीडर दिखने लगा था जो कि इन गद्दारों से, देश के अंदर के गद्दारों से और बाहर के दुश्मनों से लड़ सकता था। इन ऑर्डर टू बी अ हीरो यू नीड टू हैव अ विलन। मुस्लिम्स, एक्टिविस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, रिया चक्रवर्ती, कन्हैया कुमारन, जेएनयू गैंग, ये वो तबलीगी जमात, ये वो दुश्मन है जिनको हर क्रिटिकल सिचुएशन में दिखाया गया है कि ये दुश्मन है देश के। बिल्कुल वही सिचुएशन कि देश बाहर की वजह से नहीं आ रहा है, देश तो कुछ अंदर के गद्दारों की वजह से ही देश पिछड़ रहा है, और इसी से पॉपुलैरिटी गेन करी थी हिटलर ने उस टाइम। और आज हम बात करें तो आज भी सेम सिचुएशन हमको देखने को मिली है कि एक आदमी अपने आप को हीरो बनाने में लगा है, अपनी पॉपुलैरिटी को एकदम बूस्ट मोड पे लेके जा चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश के कुछ लोगों को उसने गद्दार पोर्ट्रे कर दिया है। अब ये इतना आसान नहीं, ये 3 स्टेप्स में। ये पहला स्टेप है क्रिएटिंग दिस सेंस ऑफ विक्टिमहुड। हर इंसान अपनी परेशानियों से परेशान है, बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा एम्प्लॉय, सब लोग अमीर हो गरीब हो, सब लोग अपनी अपनी परेशानियों में हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है मोदी जी की, जो हमको ऐसा बताते हैं कि हमें अपने आप को फीलिंग आने लगती है यार हम विक्टिम हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव पोजीशन हमारे सामने रखते हैं। अल्टरनेटिव पोजीशन क्या है? यार हम बहुत महान है, हमारा देश अमेरिका चाइना के बराबर खड़ा हो सकता है। फिर हमको वो रियलिटी दिखाते हैं कि लेकिन हम एक्चुअली में है नहीं अभी,
और क्यों नहीं है, इसके बाद दूसरा स्टेप रहता है कि समवन इज प्लॉटिंग अगेंस्ट अस। कोई ना कोई देश के अंदर का ही आदमी है जो हमारे अगेंस्ट में साजिश कर रहा है, इसलिए हम उस अल्टरनेटिव पोजीशन जो उन्होंने बताई वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने रियलिटी हमें बता दी कि अभी हम यहीं हैं। अल्टरनेटिव पोजीशन उन्होंने सिर्फ हमारा माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए रखी थी कि देखो इतने महान हो सकते थे, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समवन इज प्लॉटिंग अगेंस्ट अस। कोई हमारे अगेंस्ट में साजिश कर रहा है, कोई लोग हैं जो हमारे देश के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं वो आप जानते ही हैं। तो वो एक्चुअली में उस चीज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने अपनी आईटी सेल को तैनात किया, और फिर स्पोक्स पर्सन लाइक अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को उन्होंने रखा है। ये लोगों को दिल में ये बात चली जानी चाहिए कि हाँ यार हम महान बन सकते हैं, हम महान नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि कुछ लोग हमारे अगेंस्ट में साजिश कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं हमारे अगेंस्ट में। और इस यहां से तीसरा स्टेप वो बताते हैं कि एवेंजिंग द ह्यूमिलिएशन, मैं अपमान का बदला लूंगा। हर मिडिल क्लास आदमी का बदला लेने के लिए मैं आ चुका हूं। ये जो लोग हैं ना जो गद्दारी कर रहे हैं, इनको मैं बताऊंगा, इनसे बदला लिया जाएगा। तो ये तीसरे स्टेप, ये 3 स्टेप्स में कवर करते हैं। लोगों को पहले मतलब लोगों में फीलिंग आने लगती है यार मैं ही विक्टिम हूं, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। दूसरा स्टेप कि हाँ यार ये कुछ लोग हैं हमारे अगेंस्ट में साजिश कर रहे हैं। तीसरा स्टेप कि अब मैं आ गया हूं, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना है इमेज को दोस्तों? किसके लिए इमेज? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता हूं। 2024 के बाद अगर ये आते, सबसे पहली चीज जो होगी वो कम्युनल टेंशंस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि पिछले 7 साल का रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी डिवाइड हुई है, कम्युनल टेंशंस बढ़े हैं। लेकिन 2024 में अगर ये आ जाते हैं तो लोगों में एक ये चीज आ जाएगी कि देखो प्रॉमिसेस पूरे नहीं होने के बावजूद भी ये अगर आए हैं तो सिर्फ इसी वजह से आए हैं। इनमें खुद एक फीलिंग आएगी कि मैं अगर आया हूं या बीजेपी अगर आई है तो ये इसी वजह से आई है क्योंकि जो हम लोगों ने पास्ट में किया है वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है। भले डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, प्रोमिसेस पूरे हो रहे हैं नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ हो रही है शायद वही हमें वोट दिला रही है। तो 2024 के बाद से इस चीज़ में और इस चीज़ में इंक्रीज हमको देखने को मिल सकता है। इंडिया जैसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर ये कम्युनल टेंशंस बढ़ रही हैं या सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो रही है, लेकिन ये कोई आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये देश की यूनिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता है। क्योंकि जो कम्युनल लोग हैं उनको लगने लगता है कि यार ऊपर से कहीं ना कहीं हमारे पास सपोर्ट है, तो वो लोग इस चीज़ को और प्रमोट करते हैं और बढ़ाते हैं, ओपनली बढ़ाते हैं, लिंचिंग्स को बढ़ाते हैं, अपने स्लोगन्स को इंपोज करना चाहते हैं लोगों पे कि तुम भी ये बोलो, फोर्सफुली बुलवाना चाहते हैं, जिससे कम्युनल टेंशंस बढ़ता है। तो इसकी वजह से इसका जो फायदा पहुंचता है इनडायरेक्टली किसी ना किसी एक पार्टी को तो पहुंचता ही पहुंचता है। तो कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि ये कम्युनल टेंशंस जो हैं वो रुकें, क्योंकि यही तो एक चीज़ है जो आपको वोट दिला रहा है। प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म, एनडीए गवर्नमेंट ने शुरू से प्राइवेट सेक्टर्स पे बड़ा ध्यान दिया है और देश में जब से एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है, इंट्रोड्यूस की गई है, तब से एकदम साफ हो चुका है कि अगर ये बीजेपी 2024 में आता है उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल्स जो है, जो बड़े बिजनेसमैन है, वो गिने चुने ऐसे लोग रहेंगे जो देश को चला रहे होंगे, जिससे आम आदमी पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। फोकस और आई कैंडी टॉपिक्स, ये इसको आसान भाषा में समझते हैं। इकोनॉमी डाउन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन सिचुएशंस पे फोकस जाए उससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट किया जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू और भी कितने हैं, ना जाने कितने हैं, तो ऐसे टॉपिक्स पे फोकस डाला जाएगा मीडिया के थ्रू, इनका आईटी सेल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसे टॉपिक्स पे जिससे हमारा जो मेन फोकस है वो हट जाएगा। हमने देखा है 2024 से 2021 तक हम देख रहे हैं, 2024 में अगर आ गए तो इन्हें इतना तो क्लियर हो जाएगा कि हमें वोट देने वाले जो लोग हैं इन्हें असल मुद्दों से, ये जो प्रोमिसेस हमने किए थे 2014 में, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें इन मुद्दों पे वोट मिल रहा है तो गवर्नमेंट एकदम फ्री हो जाएगा और उन प्रोमिसेस पे वो और ध्यान नहीं देगा और ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करके एनिमीज क्रिएट किए जाएंगे जिससे वो हीरो लगने लगेंगे।
तो डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा हमको असल मुद्दों से और हम पे उन मुद्दों पे फोकस किया जाएगा जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ता है और जिससे सिर्फ एक आदमी हीरो दिखता है और बाकी लोग जो इनसे सवाल पूछते हैं वो विलन दिखते हैं। और अगर ये आते हैं इन्हीं बेसिस पे तो इतना तो बिल्कुल ये श्योर हो जाएगा, बीजेपी एकदम श्योर हो जाएगा कि जो प्रोमिसेस हमने किए थे, डेवलपमेंट हो या जॉब्स हो, उस पर हमें वोट नहीं मिल रहा है। हमारा जो पर्पस है, हमें उस पर्पस के लिए लोग वोट दे रहे हैं, तो वो उस पर्पस को और बढ़ाएंगे, ना कि देश के मुद्दों को और बढ़ाएंगे। जो इनके पर्सनल मुद्दे हैं ना, जिनसे ये इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इन लोगों से, कम्युनल लोगों से, अपने वोट बैंक से जिस मुद्दों से ये जुड़े हैं ना, ये इन्हीं पे पूरा फोकस डालेंगे, क्योंकि इन्हें भरोसा हो जाएगा 2024 के बाद से कि हमने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, फिर भी लोग हमें ही चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पर्पस है। वो पर्पस क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना। तो ये पर्पस की वजह से हमें वोट मिल रहा है और हमें वोट अभी भी मिलता रहेगा। तो ये लोग एक्चुअल मुद्दों को साइड करके उन्हीं मुद्दों पे फोकस करेंगे जिसकी वजह से इनको वोट मिल रहा है। और हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल से लेके कि कैसे एक लीडर में एरोगेंस आ जाता है, कि वो एरोगेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोई और आ नहीं सकता, मैं एक अकेला लीडर हूं इस देश में, क्योंकि कोई और मेरे कंपटीशन में है ही नहीं। वो अपने आप को ओनली लीडर की कैटेगरी में रखने लगता है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो उसके पॉपुलैरिटी के बेसिस पे उसे वोट ना दे, बल्कि उसने जितने भी साल, अगर वो 10 साल रुका है तो 10 साल में 2014 से 2024 के बीच में जो काम उन्होंने किए, उनके काम के बेसिस पे उन्हें वोट दिया जाए, ना कि उनके नाम पे उन्हें वोट दिया जाए। इससे ये होता है ना कि आने वाले जो लीडर होते हैं उनमें एक ऐसा बिलीफ क्रिएट होने लगता है, वो ये सोचने लगता है कि यार इसने 10 साल में काम नहीं किया था तो इसको हटा दिया जनता ने। तो अगर हम लोग काम के बेसिस पे वोट देंगे तो आने वाले लीडर को भी डर रहेगा कि काम तो करना पड़ेगा वरना वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग काम के बेसिस पे वोट नहीं, नाम के बेसिस पे वोट देंगे, तो वो जो नाम है वो अपने आप को देश से भी ज्यादा सुपीरियर समझने लगता है। तो हम लोगों को काम के बेसिस पे वोट देना है, ना कि नाम के बेसिस पे वोट देना।